आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन मई 2025 का दूसरा भाग इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अब यूट्यूब पर हिंदी के अलावा इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। भारत और यूके ने 3 साल की बातचीत के बाद फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर सहमति बनाई है। ये समझौता तब लागू होगा जब इसका कानूनी दस्तावेज तैयार हो जाएगा। इसमें 27 अध्याय होंगे, जैसे डिजिटल व्यापार, पर्यावरण वगैरह। ये समझौता व्यापार को आसान और सस्ता बनाएगा। दोनों देशों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (डीसीसी) पर भी सहमति जताई है। डीसीसी एक तरह का सामाजिक सुरक्षा समझौता है। इसका मतलब है जो कर्मचारी भारत और यूके के बीच काम के लिए जाएंगे, उन्हें सिर्फ एक देश में सामाजिक सुरक्षा कर देना होगा। ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 3 साल तक दूसरे देश में अस्थायी रूप से काम करेंगे। इससे कंपनियों और कर्मचारियों का पैसा बचेगा, लेकिन ये उनके लाभ को प्रभावित नहीं करेगा और यूके में इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देना होगा। एफटीए की मुख्य बातें। अब इस समझौते की खास बातें देखते हैं। जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। भारत के 99% निर्यात यूके में बिना किसी टैक्स के जाएंगे, यानी लगभग सारा व्यापार सस्ता होगा। दूसरी तरफ भारत भी यूके के 90% उत्पादों पर टैक्स कम करेगा। 10 साल में यूके के 85% उत्पाद भारत में टैक्स मुक्त हो जाएंगे। भारतीय पेशेवरों के लिए आसानी। भारतीय पेशेवर जैसे आईटी कर्मचारी, योग प्रशिक्षक यूके में आसानी से काम कर सकेंगे। इसमें बिजनेस विजिटर, निवेशक, कंपनी के कर्मचारी, उनके परिवार और बच्चे शामिल हैं। परिवार वालों को भी यूके में काम करने का अधिकार मिलेगा। यूके की सेवाओं में बड़ा मौका। यूके ने भारत को आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापार का बड़ा मौका दिया है। इससे भारतीय कंपनियां यूके में आसानी से काम कर सकेंगी। यूके के लिए सरकारी खरीद में हिस्सेदारी। यूके की कंपनियां भारत की सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकेंगी, यानी वे भारत की केंद्रीय सरकार और सरकारी कंपनियों के लिए सामान, सेवाएं और निर्माण कार्य दे सकेंगी। एफटीए क्या होता है? एफटीए 2 या 2 से ज्यादा देशों या व्यापारिक समूहों के बीच का समझौता है। इसमें वे टैरिफ यानी सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं यानी जैसे नियम या प्रतिबंध को कम या खत्म करते हैं। इसका मतलब है कि देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। एफटीए में क्या शामिल होता है? वस्तुओं का व्यापार जैसे कृषि उत्पाद, चावल, फल या औद्योगिक सामान, मशीनें, कपड़े। सेवाओं का व्यापार जैसे बैंकिंग, निर्माण या व्यापार से जुड़ी सेवाएं। अन्य क्षेत्र जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। इसमें कुछ खास उत्पादों या सेवाओं पर पहले ही टैरिफ कम कर दिए जाते हैं ताकि बड़ा समझौता होने से पहले व्यापार शुरू हो सके। विश्व व्यापार संगठन का एक नियम है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब है कि कोई देश सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को एक समान व्यापार लाभ देगा। लेकिन एफटीए इस नियम का अपवाद है, यानी एफटीए वाले देश एक दूसरे को खास लाभ दे सकते हैं। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में भारत ने 13 एफटीए साइन किए हैं। ये समझौते मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हैं। हाल ही में जून 2025 में भारत और यूके ने भी एफटीए की घोषणा की है, जो जल्द लागू होगा। एफटीए क्यों जरूरी है? ये व्यापार को सस्ता और आसान बनाता है। इससे नौकरियां बढ़ती हैं और देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारतीय सामान और सेवाएं दुनिया में सस्ते दामों पर पहुंचती हैं। भारत और एफटीए क्या हुआ? भारत ने कई देशों के साथ एफटीए साइन किए हैं, लेकिन इनके कुछ चुनौतियां और फायदे हैं। आइए इसे बिंदु बिंदु समझते हैं। व्यापार असंतुलन बढ़ा। 2017 से 2022 के बीच भारत का अपने एफटीए पार्टनर देशों को निर्यात 31% बढ़ा, लेकिन भारत का आयात 82% बढ़ा, यानी हम उनसे ज्यादा सामान खरीद रहे हैं जितना बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एफटीए का कम उपयोग। भारत में एफटीए का उपयोग सिर्फ 25% है, यानी हम इन समझौतों का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान अपने एफटीए का 70 से 80% उपयोग करते हैं। गैर टैरिफ बाधाएं। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डाटाबेस के अनुसार 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में 26,000 से ज्यादा नए व्यापार और निवेश प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध टैरिफ नहीं, बल्कि नियम, मानक या अन्य बाधाएं हैं जो व्यापार को मुश्किल बनाते हैं। असमान प्रतिस्पर्धा। कुछ एफटीए पार्टनर जैसे दक्षिण कोरिया और एसीएन देश भारत से ज्यादा मजबूत हैं। उदाहरण, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री भारत से बेहतर प्रदर्शन करती है। अन्य चुनौतियां।
प्रमाणन और नियमों की जटिलता। एफटीए में सामान के मूल देश और सर्टिफिकेशन के नियम जटिल हैं। ये भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। भारतीयों के एफटीए भविष्य के लिए कैसे मददगार है? ये समझौता न सिर्फ भारत और यूके के बीच व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि भारत के लिए भविष्य के एफटीएस का एक नमूना भी बनेगा। आइए इसे बिंदु बिंदु समझें। तेजी से बातचीत। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच एफटीए की बातचीत 2007 से चल रही है, यानी बहुत धीमी। लेकिन भारत यूके एफटीए सिर्फ 3 साल में पूरा हुआ। ये दिखाता है कि भारत अब तेजी से और प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है। भविष्य में भारत दूसरे देशों के साथ जल्दी और बेहतर समझौते कर सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा। भारत ने अपने संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे डेयरी उत्पाद को एफटीए से बाहर रखा। साथ ही प्लास्टिक जैसे संवेदनशील औद्योगिक सामानों को भी बचाव सूची में डाला। इससे भारत के किसान और छोटे उद्योग सुरक्षित रहेंगे। भविष्य के एफटीएज में भी भारत अपनी जरूरी इंडस्ट्री को ऐसे ही बचा सकता है। धीरे धीरे टैरिफ हटाना। भारत ने यूके के साथ टैरिफ को धीरे धीरे कम करने का वादा किया। इसका मतलब है कि भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे हमारे उद्योग मजबूत हो सकेंगे। भविष्य में भारत दूसरे एफटीएज में भी ऐसा तरीका अपना सकता है। दोनों देशों के लिए फायदा। इस एफटीए में दोनों देशों को बराबर लाभ मिला। उदाहरण, यूके की कार कंपनियों को भारत में एक कोटा मिलेगा जिसमें टैरिफ 100% से घटकर 10% हो जाएगा। बदले में भारत के पेशेवर जैसे आईटी, योग प्रशिक्षक और निर्यात को यूके में फायदा मिलेगा। भविष्य के एफटीएज में भी भारत ऐसे समझौते कर सकता है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2025 में बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला किया। इससे अफगानिस्तान को व्यापार और कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी, लेकिन भारत के लिए कुछ चिंताएं भी हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। सीपीईसी क्या है? सीपीईसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जिसे चीन ने 2015 में शुरू किया था। ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरिटाइम सिल्क रोड को जोड़ता है। मुख्य प्रोजेक्ट ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। इसमें 3000 किलोमीटर की सड़कें, रेलवे और पाइपलाइनें शामिल हैं जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग तक तेल और गैस ले जाएंगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई क्या है? बीआरआई को वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, जिसे चीन ने 2013 में शुरू किया। इसका लक्ष्य है दुनिया भर में कनेक्टिविटी और सहयोग बढ़ाना। चीन को मध्य और दक्षिण एशिया से यूरोप तक जोड़ता है। समुद्री मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। भारत की चिंताएं। सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए कई चुनौतियां लाता है। आइए इन्हें समझें। भूरणनीतिक चुनौती। सीपीईसी का विस्तार भारत के चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को कमजोर कर सकता है, जो भारत को मध्य एशिया तक पहुंचाने के लिए हैं। रणनीतिक घेरा। चीन ने भारत के आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हम्बनटोटा, श्रीलंका, ग्वादर, पाकिस्तान, चटगांव, बांग्लादेश जैसे पोर्ट्स पर कब्जा किया है। अफगानिस्तान में सीपीईसी से चीन को भारत के पश्चिमी मोर्चे पर और ताकत मिलेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन गठजोड़। ये समझौता पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाएगा, खासकर क्योंकि भारत का तालिबान शासन के साथ सीमित संपर्क है। भारत ने 20 सालों में अफगानिस्तान में ज़रंज-दिलाराम हाईवे और मानवीय सहायता के जरिए प्रभाव बनाया था, जो अब कम हो सकता है। सुरक्षा खतरा। तालिबान शासन, जिसे चीन और पाकिस्तान समर्थन दे रहे हैं, भारत के खिलाफ आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों को बढ़ावा मिल सकता है। आर्थिक नुकसान। अफगानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ जैसे संसाधन हाईटेक और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए जरूरी हैं। सीपीईसी से चीन को इन संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे भारत पिछड़ सकता है। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? चाबहार पोर्ट का विकास। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के शहीद बहश्ती टर्मिनल को विकसित किया है। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है, बिना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या सीपीईसी का इस्तेमाल किए। इससे भारत को व्यापार और रणनीतिक लाभ मिलता है। उदाहरण, भारत अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां चाबहार के रास्ते भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इंस्टीसी की स्थापना 2000 में भारत, रूस और ईरान ने की थी। ये एक मल्टीमोडल परिवहन मार्ग है
जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर और फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। ये सीपीईसी का विकल्प है जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक सस्ता और तेज रास्ता देता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा 2023 में शुरू हुआ आईएमईसी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता है। ये गलियारा यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोपीय संघ से होकर गुजरता है। इसका लक्ष्य है व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, जो सीपीईसी और बीआरआई के प्रभाव को कम करता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुला और स्वतंत्र व्यापार सुनिश्चित करना, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। क्वाड देश सैन्य सहयोग, समुद्री सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। निष्कर्ष, भारत चाबहार पोर्ट और इंस्टीसी को बढ़ावा देकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी पहुंच बनाए रख सकता है। आईएमईसी और क्वाड जैसे सहयोग से भारत वैश्विक व्यापार में मजबूत स्थिति बना सकता है। भारत को पारदर्शी और समावेशी क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि दक्षिण और मध्य एशिया का विकास हो बिना राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाए। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इंडिया टर्की रिलेशंस। हाल ही में तुर्की ने भारत की एक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई थी, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने इस ऑपरेशन को उत्तेजक यानी भड़काने वाला कहा। उसने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में भारत के हमले से बड़ा युद्ध हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ गए। इस दौरान एक और बात हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की में बने सोंगार ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने इन ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। इससे तुर्की की तकनीक पर भी सवाल उठे। भारत ने इसके जवाब में सख्त कदम उठाए। तुर्की की कंपनी सिलेबी एविएशन, जो भारत के 9 हवाई अड्डों पर काम करती थी, उसका सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई, यानी अब वो भारत में काम नहीं कर सकती। इसके अलावा भारत के कई विश्वविद्यालयों ने तुर्की के साथ अपने शैक्षिक सहयोग को रोक दिया। मिसाल के तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने तुर्की के संस्थानों के साथ अपने सभी समझौते रद्द कर दिए। लोगों ने तुर्की की चीजें खरीदना बंद किया और वहां की यात्राएं रद्द की। तुर्की भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रणनीतिक स्थिति। तुर्की यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो भारत के यूरोप और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए जरूरी है। क्षेत्रीय प्रभाव। तुर्की मध्य पूर्व, काला सागर और काकेशस क्षेत्र में प्रभावशाली है। तुर्की के साथ अच्छे रिश्ते भारत को इन क्षेत्रों की जानकारी और प्रभाव बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वैश्विक मंच। भारत और तुर्की दोनों G20 के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर सहमति रखते हैं। तुर्की ने भारत की यूएनएससी में स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन किया है। भारत तुर्की संबंधों में समकालीन चुनौतियां। तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन। चीन के बाद तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। ये ड्रोन, कोरवेट, मिसाइल और F-16 अपग्रेड जैसे हथियार देता है, जो पाकिस्तान की भारत के साथ लंबी टकराव की क्षमता बढ़ाता है। कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप। तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर रुख का समर्थन करता है और 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर विरोध करता है। नकारात्मक प्रचार। तुर्की समर्थित सोशल मीडिया और डिजिटल सामग्री भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाती है, जिससे भारत की छवि को नुकसान होता है। तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान गठजोड़। तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की। तुर्की और पाकिस्तान बगदाद पैक्ट और सेंटो जैसे संगठनों में साथ रहे हैं और रीजन कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट में भी शामिल थे। इस्लामवादी बयानबाजी और पैन इस्लामिज्म। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की इस्लामवादी नीति और वैश्विक मुस्लिम एकता की बात भारत की घरेलू नीतियों की आलोचना करती है, जिससे रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं। तुर्की का पाकिस्तान की ओर झुका। भारत और तुर्की के रिश्ते समय के साथ उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। आइए इसे बिंदु बिंदु समझें। ऐतिहासिक रिश्ते और शुरुआती समर्थन। भारत और तुर्की ने औपनिवेशिक विरोध में एकजुटता दिखाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने तुर्की का समर्थन किया, लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ये दोस्ती मजबूत रिश्तों में नहीं बदली। तुर्की का पाकिस्तान की ओर झुका।
1947 के बाद तुर्की ने पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि दोनों में इस्लामिक पहचान समान थी। 1970 के दशक में तुर्की में इस्लामवादी पार्टियों के उदय ने इसे पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के करीब ला दिया। इससे भारत के साथ रिश्ते कमजोर हुए। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी। 1950 के दशक में तुर्की और पाकिस्तान ने इटरनल फ्रेंडशिप संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए ताकि सोवियत प्रभाव का मुकाबला करें। पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए किया। 2025 में तुर्की और पाकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की घोषणा की, जिसमें रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों की तुर्की ने आलोचना की और पाकिस्तान के जवाबी परीक्षण का समर्थन किया। तुर्की ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में पाकिस्तान की सदस्यता का भी समर्थन किया, जो भारत के हितों के खिलाफ था। निष्कर्ष: भारत तुर्की रिश्ते ऐतिहासिक, वैचारिक और भूराजनीतिक कारणों से प्रभावित हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान का समर्थन, कश्मीर पर हस्तक्षेप और भारत विरोधी प्रचार करता है। इसलिए भारत G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल कर तुर्की के साथ बातचीत बढ़ा सकता है। तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों जैसे ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, इजरायल के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है। तुर्की के साथ पारस्परिक सम्मान और साझा हितों जैसे INSTC, UNSC सुधार पर आधारित रिश्ते बना सकता है। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। कंसर्न्स रेज्ड बाय इंडिया ओवर IMF's लेंडिंग टू पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी की है, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत है। मई 2025 में IMF के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी की। इसने $1 बिलियन की राशि तुरंत देने की अनुमति दी। साथ ही रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $1.4 बिलियन के ऋण को भी मंजूरी दी। भारत ने इस ऋण की मंजूरी की आलोचना की और वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। EFF क्या है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उन देशों की मदद करता है जिन्हें आर्थिक असंतुलन की गंभीर समस्या है। ये समस्याएं संरचनात्मक बाधाओं, धीमी आर्थिक वृद्धि या कमजोर भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से हो सकती हैं। EFF लंबी अवधि के लिए ऋण देता है ताकि देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। RSF क्या है? रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी कम आय वाले या जोखिम वाले देशों को सस्ता और लंबी अवधि का ऋण देता है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करना है। पाकिस्तान के लिए RSF जलवायु जोखिमों से निपटने, पानी के संसाधनों का बेहतर उपयोग और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए है। आप वीडियो को पॉज कर इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। भारत की IMF ऋण पर चिंताएं। भारत ने पाकिस्तान को दिए गए IMF ऋण पर कई सवाल उठाए हैं। आइए इन्हें समझें। धन का दुरुपयोग। भारत को डर है कि ये पैसा सैन्य खर्च या राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवाद जैसे पहलगाम हमला के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान सेना की भूमिका। पाकिस्तान की सेना का आर्थिक मामलों में गहरा दखल है। इससे सुधारों के विफल होने या नीतियों के उलटने का जोखिम बढ़ता है। वैश्विक मूल्यों को नुकसान। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को ऋण देना प्रॉक्सी युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। इससे IMF और दानदाताओं की प्रतिष्ठा को जोखिम होता है। IMF संसाधनों का लंबा उपयोग। बार बार बेलआउट से पाकिस्तान का कर्ज बोझ बढ़ गया है, जिससे वह IMF के लिए टू बिग टू फेल देनदार बन गया है। इससे IMF की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। IMF कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर संदेह। 1989 से 2025 तक 35 साल में से 28 साल तक पाकिस्तान को IMF से मदद मिली। ये सवाल उठाता है कि IMF के कार्यक्रम, उनकी निगरानी या पाकिस्तान का कार्यान्वयन कितना प्रभावी है। IMF की अन्य प्रमुख चुनौतियां। IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कई समस्याओं का सामना है। अप्रभावी वोटिंग प्रक्रिया। IMF में किसी ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ नहीं वोट करने का प्रावधान नहीं है। उदाहरण, भारत को पाकिस्तान के ऋण पर वोटिंग से दूर रहना पड़ा। अलोकतांत्रिक शासन संरचना। वोटिंग पावर कोटा के आधार पर अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान के पक्ष में असंतुलित है। उदाहरण, 2010 में IMF ने ग्रीस को ऋण देने के लिए नियम बदले। अप्रभावी मूल्यांकन प्रक्रिया। IMF ने 2001 में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया, लेकिन ये IMF द्वारा ही वित्तपोषित और नियंत्रित है। इससे इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। मिश्रित सफलता।
आईएमएफ की शर्तें जैसे राजकोषीय सख्ती अल्पकालिक आर्थिक स्थिरता ला सकती हैं, लेकिन इससे गरीबी बढ़ती है और सामाजिक खर्च कम होता है। कार्यान्वयन की समस्याएं। आईएमएफ से उधार लेने वाले देशों को अपनी नीतियां चुनने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है। अगर देश सुधार लागू नहीं करते तो कार्यक्रम विफल हो सकता है। निष्कर्ष, आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन शासन असंतुलन और कठोर शर्तों जैसी चुनौतियां हैं। इसे कोटा और वोटिंग सुधार तेज करने होंगे ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत का प्रतिनिधित्व बढ़े। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने से आईएमएफ की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग। हाल ही में 2025 में बर्लिन, जर्मनी में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय सम्मेलन खत्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था जहां दुनिया भर के देशों ने शांति स्थापना के लिए अपने योगदान की बात की। यूएन पीसकीपिंग मिनिस्टेरियल 2025 क्या है? ये सम्मेलन जर्मनी ने आयोजित किया था। इसका मतलब है कि जर्मनी ने इसकी मेजबानी की और इसे अन्य देशों के साथ मिलकर व्यवस्थित किया। ये एक उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच है जहां देश शांति स्थापना के भविष्य पर चर्चा करते हैं, यानी दुनिया में शांति कैसे बनाए रखी जाए, इसके नए तरीकों पर विचार विमर्श होता है। ये सम्मेलन 2015 में न्यूयॉर्क में हुए शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं सालगिरह के साथ हुआ। यानी ये एक खास मौका था जब दुनिया ने पिछले 10 सालों में शांति स्थापना के लिए किए गए कामों को याद किया और भविष्य की योजनाएं बनाई। भारत ने इस सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का वादा किया। सबसे पहले भारत ने एक क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी देने का ऐलान किया। ये एक ऐसी सैन्य टुकड़ी है जो बहुत तेजी से किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, भारत ने एक महिला नेतृत्व वाली पुलिस इकाई देने का वादा किया। ये खास है क्योंकि इसमें महिलाएं नेतृत्व करेंगी, जो शांति स्थापना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तीसरा, भारत ने एक स्वाट पुलिस इकाई देने की बात कही। ये एक विशेष प्रशिक्षित पुलिस टीम है जो खतरनाक परिस्थितियों में काम कर सकती है। इसके अलावा भारत ने शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और साझेदारी को बढ़ावा देने का वादा किया। यानी भारत न केवल सैन्य और पुलिस इकाइयां देगा, बल्कि शांति स्थापना के लिए प्रशिक्षण और सहयोग भी प्रदान करेगा। शांति स्थापना की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका काम था युद्ध विराम की निगरानी करना ताकि वहां शांति बनी रहे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रस्ताव पास करके शांति मिशन को मंजूरी देती है, यानी मिशन को शुरू करने का आदेश देती है। लेकिन मिशन का बजट और संसाधनों को जनरल असेंबली की मंजूरी चाहिए, यानी पैसों और संसाधनों का फैसला जनरल असेंबली करती है। शांति स्थापना के मुख्य नियम। शांति स्थापना के 3 बड़े सिद्धांत हैं। सहमति। जिन देशों में संघर्ष है उनकी सहमति जरूरी है, बिना उनकी इजाजत के मिशन शुरू नहीं हो सकता। निष्पक्षता। यूएन को किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना होता, वो निष्पक्ष रहता है। बल का उपयोग। शांति सैनिक तभी बल प्रयोग करते हैं जब आत्मरक्षा या मिशन के उद्देश्य की रक्षा के लिए जरूरी हो। इसे कौन संचालित करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस, जो 1992 में बनाया गया था, शांति मिशनों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशानिर्देश देता है। अभी डीपीओ 11 शांति मिशनों को संचालित करता है, जैसे कि वेस्टर्न सहारा, गोलान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। पुरस्कार और सम्मान। 1988 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को उनके शानदार काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ये बहुत गर्व की बात है। मुख्य सिद्धांत और नीतियां। कैपस्टोन सिद्धांत ये शांति मिशनों के मार्गदर्शक सिद्धांत और मुख्य उद्देश्य तय करता है। ये सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का आधार भी देता है ताकि वो मिशन के लिए तैयार हो सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिद्धांत 2005 में शुरू हुआ। ये सिद्धांत कहता है कि दुनिया को सबसे खराब हिंसा और उत्पीड़न को रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक राजनीतिक वचन है जो मानवता की रक्षा के लिए है। भारत का यूएन शांति स्थापना में मुख्य योगदान। सबसे ज्यादा सैनिक योगदान। भारत ने अब तक 50 से ज्यादा यूएन मिशनों में 2.9 लाख से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं। वर्तमान में भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद चौथा सबसे बड़ा सैनिक योगदान देने वाला देश है। भारत ने कोरियाई युद्ध में युद्ध विराम, साइप्रस और कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षमता निर्माण। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग बनाया है। ये भारत का शांति स्थापना प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र है, जहां शांति सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा। 2007 में
भारत ने लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह महिला पुलिस इकाई भेजी। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया। शांति स्थापना की मुख्य चुनौतियां। शांति सैनिकों पर हमले। उदाहरण के लिए लेबनान में यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के शांति सैनिक इजरायल लेबनान संघर्ष के दौरान घायल हुए। मेजबान देशों का विरोध, जैसे सूडान ने अफ्रीकन यूनियन यूएन हाइब्रिड ऑपरेशन इन दारफूर का विरोध किया। विश्वसनीयता की समस्या। 1990 के दशक में रवांडा और स्रेब्रेनिका में नरसंहार को रोकने में यूएन की विफलता ने इसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई। संघर्षों का बदलता स्वरूप। अब ज्यादातर संघर्ष अंतर्राज्य की बजाय अंदरूनी हो रहे हैं। सशस्त्र समूह आतंकवादी रणनीतियों और नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य चुनौतियां। शांति सैनिकों की स्वतंत्रता पर रोक। राजनीतिक समाधानों में देरी। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित बलों की कमी। बड़े सैनिक योगदान देने वाले देशों को निर्णय लेने में शामिल न करना। निष्कर्ष। ब्रह्मी रिपोर्ट 2000 और यूएन हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशंस की सिफारिशों को लागू करना चाहिए, जैसे संकट की स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में शांति स्थापना को नए सुरक्षा, लैंगिक और मानवाधिकार चुनौतियों के अनुकूल होना होगा। फंडिंग और वैधता के मुद्दों को हल करना होगा। शांति सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण, बेहतर उपकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी ताकि वो यूएन और जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके प्रति जिम्मेदार रहें। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता के लिए अपने दस्तावेज जमा किए और आधिकारिक तौर पर इसका 9वां सदस्य बन गया। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि एनडीबी विश्व में विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसे 2015 में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर शुरू किया था। एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है, यानी ये सड़क, बिजली और पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देता है। वर्तमान सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया। एनडीबी की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है, चाहे वे उधार लेने वाले हों या न हों। उरुग्वे को एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो तब तक आधिकारिक सदस्य नहीं बनेगा जब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं करता। एनडीबी की पूंजी और शेयर होल्डिंग। एनडीबी की शुरुआती अधिकृत पूंजी $100 बिलियन है। इसमें से $50 बिलियन 5 संस्थापक सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच बराबर बांटा गया है, यानी प्रत्येक का हिस्सा बराबर है। 5 संस्थापक सदस्यों की कुल वोटिंग पावर कम से कम 55% होनी चाहिए। इससे वे बैंक के महत्वपूर्ण फैसलों में नियंत्रण रखते हैं। क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों की समकालीन महत्ता। सतत और समावेशी विकास। ये संस्थान ऐसी परियोजनाओं को पैसा देते हैं जो पर्यावरण और समाज दोनों के लिए अच्छी हों। उदाहरण के लिए 2024 तक भारत में एनडीबी ने लगभग 20 परियोजनाओं को समर्थन दिया है जिनकी कीमत $4.87 बिलियन है। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, पानी संरक्षण जैसी चीजों के लिए हैं। इससे गांव-शहर सबका विकास होता है और रोजगार भी बढ़ता है। बुनियादी ढांचे और निवेश की कमी को पूरा करना। हमारे देश में सड़क, बिजली, बंदरगाह जैसी चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्षेत्रीय संस्थान लंबे समय के लिए कर्ज देते हैं और निजी कंपनियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे फंडिंग की कमी दूर होती है। हाल ही में एआईआईबी ने भारत के रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा लोन स्वीकृत किया, जिससे हमारी ट्रेनें और बेहतर होंगी। क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये संस्थान देशों को आपस में जोड़ते हैं। भारत, जो एनडीबी और एआईआईबी का संस्थापक सदस्य है, ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत किया है। इसका मतलब है कि भारत, ब्राजील, चीन जैसे देश मिलकर काम करते हैं। इससे व्यापार, संस्कृति और शांति बढ़ती है। हाल ही में 2025 की एनडीबी की बैठक में भारत ने हरित ऊर्जा पर जोर दिया, जो एक बड़ा कदम है। आईईए 15 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए की निगरानी में लाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को गैरजिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र कहते हुए सवाल उठाया कि क्या ऐसे देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। यह बयान भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसे 1957 में संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। नारा एटॉम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसमें 180 देश शामिल है। भारत भी इसका सदस्य है। उत्तर कोरिया 1974 में शामिल हुआ, लेकिन 1994 में बाहर हो गया। सभी सदस्य देश हर साल वियना में मिलते हैं। 2005 में आईएईए को शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आईएईए और एनपीटी। आईएईए गैर परमाणु हथियार संधि का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस संधि के तहत सत्यापन की जिम्मेदारी निभाता है। एनपीटी के तहत हर गैर परमाणु हथियार वाले देश को आईएईए के साथ व्यापक सुरक्षा समझौता (CSA) करना होता है, ताकि आईएईए उनकी परमाणु गतिविधियों की निगरानी कर सके। गैर परमाणु हथियार संधि क्या है? एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक का प्रसार रोकना है। यह 1970 में लागू हुई और 1995 में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार वाले देश चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका शामिल हैं। भारत, इजरायल और पाकिस्तान ने कभी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। उत्तर कोरिया 2003 में एनपीटी से बाहर हो गया। परमाणु प्रसार को रोकने वाली अन्य संधियां। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। उदास स्माइली वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षणों पर रोक। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे स्वीकृत किया। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध, चाहे वो सैन्य हो या शांतिपूर्ण। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु हथियार निषेध संधि परमाणु हथियारों से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 सैंक्शंस कमिटी। 15 मई 2025 को भारतीय अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग टीम को द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) के बारे में बताया। TRF एक आतंकवादी संगठन है जिसे भारत लश्कर-ए-तैयबा (लेट) का एक मुखौटा मानता है। भारतीय टीम ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए TRF को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसके सबूत जैसे कि खुफिया जानकारी, वित्तीय लेनदेन और TRF के नेताओं के नाम कमेटी के सामने रखे। भारत चाहता है कि TRF को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। 1267 सैंक्शंस कमेटी क्या है? इसे ISIS और अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है। स्थापना 1999 में यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 के तहत बनाई गई थी। शुरू में इसका फोकस तालिबान पर था, लेकिन 9/11 हमलों के बाद इसे मजबूत किया गया और अब ये ISIS, अल-कायदा और उनसे जुड़े समूहों के खिलाफ काम करती है। सदस्यता इसमें यूएनएससी के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे यात्रा प्रतिबंध, आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने से रोकना, संपत्ति जब्ती, उनके बैंक खातों और संपत्ति को फ्रीज करना, हथियार प्रतिबंध, हथियारों की आपूर्ति रोकना। ये प्रतिबंध यूएनएससी रेजोल्यूशंस 1267, 1999, 1989, 2011 और 2253, 2015 के तहत लागू होते हैं। निर्णय प्रक्रिया कमेटी के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कोई भी स्थायी सदस्य P5 किसी व्यक्ति या संगठन को सूची में शामिल करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, भारत ने TRF और कुछ व्यक्तियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने टोक्यो में हुई APO की 66वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में 2025 से 26 के लिए अध्यक्षता संभाली। भारत के लिए यह गर्व की बात है, क्योंकि यह संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करता है। भारत इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देगा। एशियाई उत्पादकता संगठन क्या है? स्थापना 1961 में 8 संस्थापक सदस्यों ने मिलकर APO की शुरुआत की। भारत उनमें से एक संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग करना, यानी देशों को अधिक कुशलता से काम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करना। सदस्य इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
मुख्य भूमिकाएं: सदस्य देशों की नई जरूरतों पर शोध करना और उनके लिए योजनाएं बनाना। सदस्यों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गठजोड़ को बढ़ावा देना। प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक और विकास नीतियों और प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना। उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करना। भारत की अध्यक्षता का महत्व: भारत एपीओ की अध्यक्षता के दौरान हरित उत्पादकता और डिजिटल परिवर्तन पर जोर देगा। इसका मतलब है कि पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूले।